हेलो डियर स्टूडेंट, 11th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 26 संबंध एवं फलन चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे कल मैंने आपको फलन और उनके आलेख के बारे में अध्ययन करा दिया था। आज मैं उनके कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, ठीक है, व्याख्यात्मक उदाहरण एनसीईआरटी के। तो इसमें पहला है, मान लीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित संबंध r इस प्रकार परिभाषित है। r इक्वल टू क्या कह रहा है, x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x और x, y बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर x की जो भी वैल्यू हम रखेंगे, सपोज दैट y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 रख दिया तो 2 आ गया, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रख दिया तो 4 आ गया, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रख दिया तो 6 आ गया। आप देख रहे होंगे जो भी वैल्यू आ रही है कैसी है, सम। कैसी है, सम। अर्थात निश्चित तौर पर इसका जो r का प्रांत है, r का प्रांत है वो क्या रखा, n। r का जो परिसर है वो निश्चित तौर पर समप्राकृत क्या हो जाएगा, समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 11 ध्यान से देखते चले, बस ये एक्सरसाइज बहुत सरल है, अपने आप होती जाएगी। नेक्स्ट वो कह रहा है, और ये कह रहा है फलन का परिचय हो गया। अभीष्ट संबंध में प्रांत का प्रत्येक अवयव एक और केवल एक अवयव का प्रतिबंध है, इसलिए दिया गया संबंध एक फलन भी होगा। वो ये पूछ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जो भी होगा, जैसे मान लो हमने एक रखा है x की वैल्यू तो 1,2 होगा, 2,4 होगा, 3,6 होगा, 4,8 होगा। तो इस तरीके से दिया गया संबंध एक फलन होगा। दिया गया संबंध एक फलन होगा। एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, कल मैंने एक डेफिनेशन सिखाई थी आपको। वो डेफिनेशन थी, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक और केवल एक अद्वितीय अवयव से प्रतिबिंबित होता है या क्या करता है, आरेख बनाता है, तो वो क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। तो हम बात करेंगे, इसने कहा नीचे दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित बताइए कि क्या यह फलन है अथवा नहीं। तो आप देखेंगे सबसे पहला है r इक्वल टू, मैं आपको बताता चलूंगा, 2 1 3 1 और 4 2, ठीक है। 2 1 3 1 और 4 2। तो कहने का मतलब है यहां पर निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक संबंध जो है वो फलन है, क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, यहां से 2 3 और 4, 1 1 और क्या लिख रहा है, 2। तो 2 का संबंध भी 1 से है और 3 का संबंध भी 1 से है और 4 का 2 से है। इधर का कोई भी अवयव अगर देखें ध्यान से तो छूटा नहीं है, इसलिए यह एक फलन है। ये संबंध जो है वो एक फलन है, यानी कि प्रांत का प्रत्येक अवयव जो है वो उसके द्वितीय अवयव से एक एक अद्वितीय रूप से प्रतिबिंबित हो रहा है, इसलिए दिया गया संबंध एक फलन होगा। सेकंड थिंग की बात कर लेते हैं। यहां पर r इक्वल टू 2,2 2,4, ठीक है, 2,4 3,3 और क्या कह रहा है, 4,4। निश्चित तौर पर ये हमें जो दिखाई दे रहा है, यहां से आप देखो ए से बी में एक जो भी दिख रहा है, 2 2 2 इधर ही हो गया, चलिए ठीक है, 2 3 और 4, 2 का संबंध 2 4 2 3 4, 2 3 और 4। तो 2 का संबंध 2 से भी है और 2 का संबंध बेटा 4 से भी है। ये देखिए पहले ही फेल हो गया। और 3 का संबंध 3 से है और 4 का संबंध 4 से, ये तो चलेगा। लेकिन यहां देखिए ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है, कि प्रांत का एक अवयव 2 किससे, 2 से भी प्रतिबिंबित हो रहा और 4 से भी, तो ये अद्वितीय अवयव नहीं हुए, इसलिए यह एक फलन नहीं होगा। इतनी सी बात बहुत है यार, समझ जाना चाहिए कि प्रांत का एक ही अवयव है समुच्चय बी के 2 अवयवों से क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है, इसलिए यह फलन नहीं है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल मामला तो नहीं होता है, बहुत छोटी सी बात है। r इक्वल टू, यहां देखते हैं क्या लिख रहा है, 1 2
2 3 3 4 5 6 4 5 4 5 5 6 और 6 7। ये देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये आपका बन रहा है, तो ध्यान से देखिए बिल्कुल इजी है। 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। यहां से देखिएगा यहां क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7। एक का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से और 6 का 7 से। ए से बी में एक सम फलन है। कैसे फलन है? क्योंकि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव समुच्च बी के एक और केवल एक अवयव से प्रतिबिंबित हो रहा है, इसलिए दिया गया संबंध एक फलन है। ये फलन नहीं है, बाकी दोनों फंक्शन है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं उदाहरण 12 की। ठीक है भैया, उदाहरण 12 क्या कह रहा है, पूरी बात सुनते हैं उसकी। ये कह रहा है मान लीजिए n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। n जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और f सच दैट n टेंड्स टू n और f ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 2x प्लस 1 द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है। इसने कहा इस परिभाषा को प्रयोग करके नीचे दी गई सारणी को भरिए। तो नीचे दी गई सारणी क्या है देख लेते हैं भैया। बहुत सिंपल सी बात होगी मेरे हिसाब से, तो कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। तो क्या क्या दिया गया है, x दिया गया है और y इज इक्वल टू एफ ऑफ x दिया गया। x की वैल्यू क्या क्या दी गई है वो देख लेते हैं। x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 तक है। तो यहां पर आप देखेंगे x की वैल्यू कहां तक दी गई, 7 तक। चलिए 7 तक दी गई है, तो आप देखें x की वैल्यू हम रखते जाएं। x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां पर f ऑफ 1 हम किस में रख देंगे, f ऑफ x में। f ऑफ x क्या है 2x प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। f ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया 6, 2 दूनी 4 2 6। f ऑफ 3 2 इंटू 3 प्लस सॉरी ये 1 ही होगा, 2 2 4 और 1 5 और 2 3 6 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, f ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2 गुणा 4 प्लस 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 ये हो जाएगा 2 गुणा 5 प्लस 1 कितना हो गया 11, 2 6 f6 2 गुणा 6 प्लस 1, 6 दूनी 12 और 1 13, f7 ये हो जाएगा 2 गुणा 7 प्लस 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो यहां हो जाएगा कितना 3 5 7 9 11 13 और 15। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो सारणी है वो बिल्कुल ओके हो गई। तो यहाँ पर 3 5 7 9 11 13 और 15। तो ये आपका सवाल इस तरह से कंप्लीट हो गया है ना। तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बात करें बच्चों हम उदाहरण 13 की, ये मैंने कल आपको करा दिया था, क्योंकि f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर इसका मैंने ग्राफ आपको कल ही बनवा दिया था। तो ये दोबारा मैं नहीं बनवाऊंगा, आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो दोबारा से ग्राफ पेपर पे बनाने हैं, ये बना लेंगे। ये आपने नोट कर ही लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखेंगे ध्यान से, ये आपने लिख लिया बिल्कुल। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 की क्या बात कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से। f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब और x बिलोंग्स टू r। वो कह रहा है द्वारा परिभाषित f सच दैट r टेंड्स टू r में आलेख खींचिए। क्या खींचिए, आलेख। तो ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक टेबल तैयार कर लेंगे। ठीक है, टेबल तैयार करेंगे और इस टेबल में हम क्या करेंगे, ये x हो गया, ये y इक्वल टू एफ ऑफ x बराबर क्या हो गया एक्स क्यूब। ठीक है, अब हम वैल्यू लेना स्टार्ट करेंगे। तो वैल्यू थोड़ी ऐसी लेनी पड़ेगी जो हमारा काम चला दें। तो बात करते हैं, 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 लेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, पर्याप्त है। और यहाँ पे 3 लेंगे तो 27 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। -1 लेंगे तो -1 हो जाएगा, -2 लेंगे तो -8 हो जाएगा, -3 लेंगे तो -27 हो जाएगा, बहुत बड़ी लेंथ हो जाएगी।
तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाने के लिए, वो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से ये प्लॉटिंग कर लेंगे, एक्स और एक्स डैश, ये आपको आता ही है बनाना, ठीक है, ये वाई डैश बन गया, ठीक है। इस पे एक बिंदु तो आपका ये आ जाएगा। अब जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है ना। ऐसे ही 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 ऐसे हो जाएगा, है ना। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 है ना। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे बन जाएगा। तो एक हम आपको जनरली बता दें, 1 से 1 पे ये आ जाएगा, जैसे है ना, ये आ गया यहाँ 2, 8, 2, 8, 2, 8 लगभग इस तरीके से आ जाएगा, वन लेंथ ही बनेगा, है ना। तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, है ना। तो ये जो चित्र है मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यूं चलता है, यूं, ठीक है, और ये यूं चलेगा, ठीक है। आप जब इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, ये y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर किसका ग्राफ है, एक्स क्यूब का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, एक्स क्यूब का। हमेशा ऐसा रहेगा। और परवलय आकार कैसा होता है, हमेशा इस तरीके से, ठीक है। ये y बराबर किसका होता है, एक्स स्क्वायर का, जो मैंने एग्जांपल 12 में कराया, किसमें, 13 में, सॉरी, किसमें, 13 में। तो आपने देख लिया y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों। और परिमेय फलन का मैंने कराई दिया था, और एग्जाम्पल 16, 17, चलिए मैं इसमें से एक करा देता हूं, कल मैंने समझा तो दिया था। एग्जाम्पल आपका ले लेते हैं 16, चलिए 16 ही ले लो। क्या दे रखा है उसने, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स बराबर 2x + 1, ठीक है, 2x + 1 दो वास्तविक फलन है। तो f + g ऑफ x बराबर f ऑफ x + g ऑफ x। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, x² और ये हो जाएगा 2x + 1, यही आपका आंसर है। f - g ऑफ x, तो f ऑफ x - g ऑफ x। f ऑफ x क्या हो गया, x² और ये हो गया -2x - 1। f इंटू जी ऑफ x, तो ये हो गया f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। f ऑफ x क्या हो गया, x² और 2x + 1, तो यहां से 2x³ प्लस के x², और ये हो जाएगा f अपॉन जी ऑफ x, तो f ऑफ x अपॉन जी ऑफ x, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा f ऑफ x क्या हो गया, x² और g ऑफ x क्या हो गया, 2x + 1, ठीक है। तो इस तरीके से जहां पर ये और लिखना होगा x डज नॉट इक्वल -1/2, क्योंकि इस वैल्यू पर ये कैसा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इस टाइप से ये प्रश्न भी आपका मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब हम थोड़ी देर में ये आप नोट डाउन कर लें, फिर मैं एक्सरसाइज 2.3 पे आने वाला हूं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फिर वही बात है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत इजी सी बात है, प्रश्न नंबर 1 ज्यादा कठिन नहीं है। जो मैंने अभी कराया वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण से उल्लेख कीजिए, संबंध एक उसका परिसर भी निर्धारित कीजिए। तो बेटा ये लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में r = जो भी संबंध दिया गया है, क्या है, 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1 और 17, 1। तो बेटा बिल्कुल क्लियर कट है। देखो मैं आपको बता दूं, 2, 1, 5, 1, 8, 1, तो इधर का कोई भी अवयव देखो रिपीट नहीं कर रहा, प्रथम अवयव कहीं भी रिपीटेशन नहीं कर रहा। तो प्रांत का कोई भी अवयव दो या अधिक क्रमिक युग्मों का समुच्चय नहीं है, एक प्रथम अवयव नहीं है, अर्थात प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब है, अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए यह एक फलन है, यह फलन है।
और इसका परिसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, इसका परिसर होगा 1। क्या होगा? 1। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट। r बराबर 2 1 4 2 2 1 4 2 6 3 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 14 7। तो आप ध्यान से देखें, 2 का 1 से, 4 का 2 से, 6 का 3 के, 8 से 4, तो कहीं भी कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो यहां पर भी यह एक फलन है, यह फलन है, क्योंकि प्रांत का प्रत्येक अवयव है ना कृमित युग्म, यानी कि v के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब है। देख लो आप, कोई भी अवयव रिपीटेशन नहीं कर रहा है और कोई भी अवयव छूटा भी नहीं है, तो इसलिए दिया गया फलन, दिया गया संबंध एक फलन है। ठीक है, तो दिया गया संबंध एक फलन है। इसका परिसर होगा, मैं आपको लिख दूं यहां पर, परिसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये परिसर हो गया। और तीसरा क्वेश्चन है r इक्वल टू 1 3 1 5 और 2 5। ये दूर से ही पता लग रहा होगा, ये देखो प्रथम अवयव समान है, चूंकि प्रथम अवयव प्रांत का प्रथम अवयव समान है। कैसा है? समान है, अतः यह फलन नहीं है, अतः यह फलन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह फलन ही नहीं है, तो परिसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं संबंध एक फलन नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? निम्न वास्तविक फलनों के प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस मॉड एक्स, और सेकेंड है एफ ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर थोड़ी सी आपको कंडीशन बता दूं मैं यहां सॉल्व करने का, चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है? माइनस मॉड एक्स। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। r के प्रत्येक मान के लिए मॉड x हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव, मतलब कहने का मतलब 0 से बड़ा या 0 के बराबर। परंतु यहां दिया है, परंतु ये क्या है? माइनस मॉड x, तो लेस देन एंड इक्वल 0। क्या हो जाएगा? लेस देन एंड इक्वल 0। अब आप देखिए, जब भी हम x बिलोंग्स टू r की बात करेंगे तो हम वैल्यू तो रखेंगे, तो ये वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव, यानी कि माइनस अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो माइनस अनंत तक जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब r के लिए है, तो परिसर पूछा है, प्रांत तो इसका हो गया क्या? r। प्रांत क्या हो गया? r, और परिसर हो जाएगा मेरे हिसाब से माइनस अनंत से और 0 शामिल है। ठीक है, माइनस अनंत से 0, बिल्कुल सही है, माइनस अनंत से 0 होगा, क्योंकि आप जो भी वैल्यू, मान लीजिए आपने 10 रख दी तो माइनस 10 हो गया, क्योंकि मॉड की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, लेकिन माइनस पहले लग रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ऑफ थिंग है एफ ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप ये ध्यान रख लेना, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध होता है क्या? ये जो भी दिया जाए उसको 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 रखेंगे हमेशा, यानी कि जो भी दिया जाए उसको ऐसा रखेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 9 इज लेस देन 0, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल, ये मिल गया। तो या फिर हम लिख सकते हैं इसको क्या? x का मान क्या हो जाएगा? -3 से बड़ा और 3 से छोटा हो गया। तो इसका जो प्रांत है वो तो हो गया -3 to 3, क्या हो गया? -3 से 3। लेकिन परिसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब परिसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखना होगा। तो परिसर के लिए अगर हम देखें, अगर हम इसमें -3 रख लें, इसमें -3 और 3 है, तो 3 त्रिका 9 है ना, तो आपका यहां पर देखें क्या वैल्यू आ जाएगी? 0 से 3 आना चाहिए। -3 से 2 तक रखोगे तो एक तो 0 आ जाएगी, है ना, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, क्योंकि -3 से 3 क्या आ जाएगा? -3 नहीं, बिंदु, तब बिंदु होंगे
-3 -2 -1, 0 1 2 और 3। तो जब हम इसमें रखेंगे तो देखो 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, +-3 तो ऐसे ही तो आएगा। तो मैं कह रहा हूं परिसर क्या होना चाहिए, तो परिसर अधिकतम परिसर इसका जो होगा वो 0 और 3 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यही आएगा, परिसर 0 से 3, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप देखो यहां पर अगर 3 रख दिया सपोज दैट तो 0 हो गया, और ये रखोगे तो ये बीच में आएंगे, और 0 रख दोगे तो 3 आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा परिसर जो है वो इस तरह निकाला जाएगा, और प्रांत जो है वो यहां से हमने स्पष्ट कर दिया। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए अंडर रूट वाले उनको ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 रखना है। मॉडेक्स के जितने क्वेश्चन आए उसको भी इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो प्रांत और परिसर निकालने का ये एक उम्दा तरीका है, बढ़िया तरीका है। फलन का परिसर भी आ गया। आप चाहें तो इसकी टेबल बना सकते हैं, मैंने नहीं बनाई, कोई बात नहीं है, आप फंक्शन में रख के टेबल बनाए, मैंने तो देख लिया एक्स और वाई। ठीक है, आप चाहें तो ये सब मान रख करके 0 सबसे छोटी वैल्यू 0 आएगी, बड़ी वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर लें, इससे आगे हम चलेंगे, क्वेश्चन अगला बताएंगे। हो गया बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सुनते हैं उसकी बात को। फलन f ऑफ x एक फलन है जो कि परिभाषित है 2x - 5 से, किससे द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है f ऑफ 0, तो 2 × 0 - 5 कितना हो गया, -5। सेकेंड f ऑफ 7, 2 × 7 - 5, 14 - 5 बराबर 9। ठीक है, और थर्ड है f ऑफ -3, f ऑफ -3 तो 2 × -3 - 5, -6 - 5 -11। तो ये अपन का काम बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर T डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमान पर चित्रण करता है। TC बराबर TC इज इक्वल टू दिया गया है 9C/5, 9C/5 + 32, 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है, ज्ञात कीजिए फर्स्ट T ऑफ 0। तो T ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 9 × 0/5 + 32 कितना आ गया, 32 नहीं 32 क्यों आ गया, 9/5 और प्लस 32, 9 + 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 1 16, ठीक है, /5। तो ये आ जाएगा 169/5। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, C बराबर 0 रख दिया। अरे यार सही कर रहे थे। 9 × 0 क्या हो गया, 0, और 0 + 32 क्या आ गया, 32। दिमाग थोड़ा सा इधर उधर चल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है T28। तो T28 क्या होता है, फलन में रख दो। तो T28 इसमें रखना है, तो 9 × 28/5 + 32। तो 9 8 72 की 2 हासिल लगी 7, 9 दूनी 18 और 7 25/5 और प्लस 32। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 252 प्लस 5 दूनी 10 की 0, 5 दिया 15 और 1 16, 160 और /5। ये हो जाएगा 2, और 6 और 5 11 की 1, 6 और 5 11 की 1 हासिल लगी 1 2 1 3 412/5। ऐसा 412/5 82.4। चलिए जो भी है। थर्ड एक और पूछा जा रहा है T-10 तो रख दो 9 × -10 और /5 और प्लस 32। तो ये हो जाएगा 9 × -10 का मतलब -90/5 और प्लस 32। ये हो गया -18 प्लस 32 और कितना आ गया, 14। देखो क्या आंसर आ रहा है, 14। ठीक है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसी का 4th पार्ट है बच्चों, देखेंगे ध्यान से। 4th पार्ट में कुछ और पूछ रहा है। उसने क्या कहा है 4th पार्ट में, C का मान ज्ञात कीजिए जब TC बराबर 212। तो यहां थोड़ा सा अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि दिया है
क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है TC इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। तो यहां की बात करते हैं तो TC हो गया 212 और 9C/5 प्लस 32, या 9C/5 212 और माइनस 32, 9C/5 दो जीरो हो गई, यहाँ 11 में से 3 गई 8, 180, 9C बराबर 180 इंटू 5, या C बराबर 180 गुणा 5/9, 9 दूनी 18, तो C बराबर 100। देख लो आंसर क्या आ रहा है, C बराबर 100 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो वैल्यू पूछी गई है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर अवगत करा दी है। 4 क्वेश्चन हो गए हैं। 5वां क्वेश्चन जो है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करें। पहले मैं आपको समझाने से भी काम चला सकता हूँ, उसका तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए, चलिए ये आप नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया, f ऑफ x बराबर 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन 0। तो ये y हो गया 2 माइनस 3x। आप एक बात सोचो, अगर x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन 0, अगर हम इसमें y यानी कि x का मान 1 लेगा सपोज दैट, तो y का मान क्या आने वाला है, 3 इंटू 1 माइनस 1 आ रहा है ना। ध्यान से देखिए, अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें, हम जो बताना चाहते हैं उस पर ध्यान देना। 3 इंटू 2 कितना आ गया, 3 दूनी 6 माइनस 4, जो भी है इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। फिलहाल ऐसा आया, तो जब ऐसा आया तो वो क्या कहना चाहता है उस बात को समझना होगा। तो जब उसने कहा कि इसका जो परिसर होगा वो निश्चित तौर पर हमेशा 2 से कैसा होगा, छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये चीज नेगेटिव आएगी, तो इसलिए इसका जो परिसर है, प्रांत तो क्लियर ही हो गया। प्रांत क्या है, प्रांत तो x इज ग्रेटर देन 0 है, लेकिन परिसर की अगर हम बात करें, परिसर की, तो क्या होगा, माइनस अनंत से 2। ठीक है, माइनस अनंत से 2 ये होना चाहिए, तो यही होगा बिल्कुल, y इज लेस देन 2 आएगा, है ना। इसके बाद की बात करें अगर हम सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड ऑफ क्वेश्चन है y f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है, ऐसे ही तो है। तो निश्चित तौर पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अगर हम यहां की बात करें तो ये y हो गया, तो x का मान जो भी रखेंगे वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक मान सदैव 2 से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। इसलिए इसका जो परिसर है वो क्या होना चाहिए, 2 टू इन्फिनिटी। क्या होना चाहिए, 2 टू इन्फिनिटी, यानी कि जो इसका परिसर है वो y इज ग्रेटर देन 2 होगा, 2 से हमेशा बड़ा होगा। क्योंकि चाहे हम -1 रखें, चाहे -2 रखें, चाहे हम कुछ भी रखें, हमेशा 2 से बड़ा ही होगा। तो 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है थर्ड, यही बता दे रहा हूं मैं, ज्यादा जगह नहीं घेरूंगा। थर्ड है y इज इक्वल टू एक्स और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो इसका परिसर भी मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, r। क्या आना चाहिए, r। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये यहां पर कह रहा है कि ये कैसा फलन है, तत्समक फलन होता है। ये कौन सा फलन होगा, तत्समक। कल ही मैंने बताया था तत्समक फलन का प्रांत भी क्या होता है, r, और परिसर भी क्या होता है, r। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। अब आपकी विविध एक्सरसाइज चलेगी, वो अगले लेक्चर में चलेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।